हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। अगर आप अपना जो बैंक अकाउंट है अपने सीएससी सेंटर के लिए यूज करते हैं तो उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। और लोग बोलेंगे किस तरह से, मतलब यार बैंक अकाउंट है, जैसे पेमेंट करते हैं पेमेंट लेते हैं वैसे ही करना चाहिए। बट आपको वैसे नहीं करना है, ठीक ना। क्योंकि आप अगर सेंटर चला रहे हैं तो आपको दिन भर में न जाने कितनी छोटी बड़ी पेमेंट करनी पड़ती है। कुछ अमाउंट क्रेडिट होता है, कुछ अमाउंट डेबिट होता है, ठीक ना। और ज्यादातर हमें जो है किसी सर्विसेज के लिए हम पेमेंट करते हैं, कस्टमर का फॉर्म भरते हैं तो उसका पेमेंट हमने कर दिया। और यहाँ पे आय जाति निवास बनाते हैं तो उसका हमने पेमेंट कर दिया, आधार के लिए पेमेंट कर दिया, पैन के लिए पेमेंट कर दिया। तो ज्यादातर फ्रेंड हम जो भी सर्विसेज यूज करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो वहां पे वॉलेट की सुविधा रहती है। पहले हम बैलेंस को ऐड कर लेते हैं, देन उसके बाद जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट होता है। बट कुछ कुछ साइट में वॉलेट नहीं होता है, ठीक। तो हमें डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करना पड़ता है। और यही प्रॉब्लम जो है हमारे एक मित्र के साथ हुई है। वो जैसे छोटा मोटा पेमेंट करते थे, ऐसे ही मान लीजिए स्कैनर आ गया, उस पर स्कैन करके पेमेंट कर दिया। किसी का आधार अपडेट कर रहे हैं उसका पेमेंट कर दिया, आ जाति बना रहे हैं तो उसका पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से फ्रेंड उनको करते समय उनको तो नहीं आइडिया था कि हाँ मेरा अकाउंट के साथ क्या होगा। बट उनका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया और उसमें जितने पैसे थे वो सब होल्ड पे चले गए। बाद में उन्हें बैंकों का चक्कर काटना पड़ा। अभी 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने होने के बावजूद भी उनका भी कुछ हुआ नहीं है। अब उनसे बैंक आईटीआर की डिमांड कर रही है। मैनेजर ने बताया कि आप जो अकाउंट यूज कर रहे हैं इस अकाउंट में आप छोटी छोटी ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो बोले भाई हमारा सीएससी सेंटर चलता है। तो बोले कि अगर आप सीएससी करते हैं तो आप जो छोटा छोटा पेमेंट आप किए हैं अपने सेंटर को चलाने के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन फिल किए हैं, तो उनका वहां पे क्या गलती थी कि वो ई डिस्ट्रिक्ट से आय जाति निवास जो है उसको ज्यादा बनाया था। मतलब 15-20 एप्लीकेशन एक ही दिन में फिल किए थे और आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई वहां पे वो किए थे। बट आप सीएससी अगर यूज करेंगे तो वहां पे आपको वॉलेट की सुविधा दी जाती है कि आप पहले अपना बैलेंस जो वॉलेट में ऐड कर लें, फिर आप जो है वॉलेट से पेमेंट को डिडक्ट कराएं, अपना सब कुछ करें। तो वहां पे आप भी ये गलती करते होंगे। आप भी अगर किसी का आधार कार्ड अगर वहां पे अपडेट कर रहे हैं या फिर पासपोर्ट बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वहां पे आपको डायरेक्ट अपने अकाउंट से पेमेंट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और आपको क्या करना है कि आपको अपने वॉलेट में बैलेंस लेके चलना होता है। अगर सीएससी से कोई काम कर रहे हैं तो आप सीएससी वॉलेट पहले बैलेंस ऐड करेंगे और इसके बाद जो है पेमेंट करेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, उसका कोटा ऐड करना होता है। सबसे ई डिस्ट्रिक्ट में आप जो है वहां पे पेमेंट ऐड करेंगे, इसके बाद उसको करेंगे। बट कुछ लोग सिटीजन पोर्टल से आय जाति निवास बनाते हैं तो वहां पे वॉलेट की कोई सुविधा नहीं रहती है। तो उस केस में हमें कहते हैं कि आप कोई भी काम करिए, आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पेमेंट ना कीजिए। आप कोशिश करिए कि आपका सीएससी पर्पज से या फिर आपका काम जो है उसके लिए आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से उस सर्विस और उस साइड उस डिपार्टमेंट की तरफ ना जाए। आपका पेमेंट आपके वॉलेट में होना चाहिए और आपके वॉलेट से उसमें जाना चाहिए, तब आपका जो है परफेक्टली होगा। आप बोलेंगे अगर सीएससी है तो मान लीजिए सीएससी में बैलेंस ऐड कर लेंगे, बट कुछ ऐसी साइट होती है जहां पे हमें डायरेक्ट पेमेंट करना होता है, तो वहां पे हम वॉलेट कहां से लाएंगे। तो आप पेटीएम वॉलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो पेटीएम में आप क्या करें कि पहले 5,000-2,000 रुपये ऐड कर दें और सोचे कि पूरे महीने हमको सीएससी चलाना ही है। आप पेटीएम वॉलेट में बैलेंस ऐड कर दें। आप जब भी किसी अदर साइट पे पेमेंट करने जाते हैं तो आप पेटीएम से स्कैन करेंगे उसका स्कैनर, तो आपके वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। तो वहां पे आपको पेमेंट भी जो है यूपीआई भी नहीं डालना होता है, आपका डायरेक्ट वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है। और हम अभी के समय में हमारा एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है, तो वहां पे एचडीएफसी का जो एप्लीकेशन है पेज ऐप के जरिए मैं पेमेंट करता हूँ। मैं पेज ऐप में 2,000 रुपये ऐड कर लेता हूँ। फिर जब हमारा 2,000 पेज ऐप से खत्म होता है तो फिर हम उसमें जो है 2,000 ऐड कर लेता हूँ। और उसमें ऑटो लोड की भी सिस्टम रहता है कि हाँ आपका जो 2,000 से नीचे बैलेंस आएगा तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक उसमें 2,000 ऐड हो जाएगा। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऑटो लोड वाला सिस्टम चालू कर दीजिए, बट आप कोई वॉलेट यूज करिए और उसमें अपने सीएससी का काम करने के लिए एक साथ ही बैलेंस ऐड कर लीजिए। मान लीजिए उसका खत्म होगा फिर आप उसमें ऐड कीजिए। तो आपका क्या रहेगा कि आपके बैंक अकाउंट से ज्यादातर ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट में होंगे, ठीक। अब वॉलेट से आपको अदर अदर साइड पे पेमेंट करनी होती है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर ने वही बताया था कि आप जो छोटा छोटा पेमेंट किए हैं ये आपको नहीं करना चाहिए। और अकाउंट फ्रीज होने का एक और सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप किसी से पेमेंट ले लेते हैं और उस पेमेंट को आप तुरंत निकाल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपये निकालना है, ठीक, आप एटीएम के पास गए और आप एटीएम पहुंचे ही नहीं है रास्ते में, तब तक आपके रिलेटिव कोई वहां पे 10,000 रुपये आपको भेजे और आप तुरंत गए एटीएम में वो 10,000 रुपये निकाल के लेके चले आए। आपका तो काम सही हो जाएगा, आपको लगेगा कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया क्योंकि पैसा हमारे घर का है, हमारे रिलेटिव भेजे। लेकिन बैंक जब मॉनिटर करती है तो वहां पे ये लगता है कि भाई इनके बैंक अकाउंट में पैसा आया और इस बंदे ने तुरंत जो है पैसे को निकाल लिया, तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है।
आप जब उनसे बात करेंगे, कोई एप्लीकेशन देंगे, अपना रीजन बताएंगे कि हाँ ऐसे पैसा आया है, तब हम निकाले, पैसा हमारा ही है। तो ये चीजें होती हैं। कभी भी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस आए तो आप हाँ पैसा निकालिए, लेकिन तुरंत मत निकालिए, कम से कम 1 घंटे बाद निकालिए, पूरा पैसा ना निकालिए। अगर 5,000 10,000 आया है उसमें से 500 रुपये कम निकालिए या फिर ज्यादा निकालिए, ठीक ना। सेम एक्चुअल अमाउंट ना निकालिए जैसा आपको रिसीव हुआ वैसा, हर बैंक आपको ये बताती है। या फिर आप नेक्स्ट डे उसको निकालिए, नेक्स्ट डे ट्रांजेक्शन करिए, क्योंकि अकाउंट फ्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि या तो आपकी अकाउंट की जो लिमिट है वो कम है, आप अचानक से ज्यादा पेमेंट मंगा लेते हैं, तब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और दूसरा बड़ा रीजन ये होता है कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई, आप तुरंत वहां पे निकाल लिए। सभी लोग परेशान हो जाते हैं अपना अकाउंट चालू करवाने के लिए। और सीएससी में सबसे बड़ी बात है कि अकाउंट अगर आपका फ्रीज हो जाता है, आप बोलेंगे कि हम सीएससी चलाते हैं, तो बैंक ब्रांच मैनेजर आपसे यही मांगेगा कि आप हमें आईटीआर ला के दीजिए कि आप जो सीएससी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आईटीआर मांगेगा। आईटीआर आपके पास होगा नहीं, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और हमारे जो भाई हैं, उनका जो अकाउंट वहां पे होल्ड हुआ अमाउंट, वो निकालने की कोशिश कितना भी करे, लेकिन उनका भी नहीं निकल सकता जब तक वो ब्रांच में अपना सब डॉक्यूमेंट सबमिट ना कर दें। तो वहां पे उनके पास तो मान लीजिए आईटीआर है, वो बैंक में दे देंगे तो बैंक वाले उनका काम करवा देंगे। बट इन सब केस के लिए बैंक वाले जल्दी सुनते भी नहीं है, ठीक है। आपका कोई भी बैंक हो सकता है, बट ये सभी बैंक अकाउंट और सभी लोगों के साथ जो है अप्लाई होता है कि आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, ठीक ना। आप कोई भी एक पोर्टल यूज करें और उसमें वॉलेट सिस्टम से बैलेंस ऐड कर दें, उसके बाद उसको पेमेंट करते रहें। क्योंकि हम भी पहले गलतियां करते थे आपकी तरह, बट धीरे धीरे जैसे जानकारियां हुई, कुछ कैसा ऐसा केस आया जो मुझे लगा कि हाँ इससे कुछ सीखना चाहिए, भाई इनके साथ हुआ है तो हमारे साथ ऐसा ना हो। और हम जब उसको अप्लाई किए तो सोचे कि वीडियो बना के आपको बता दें कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, ठीक ना। मान लीजिए आप छोटे भी हेल्दी हैं चाहे बड़े भी हेल्दी हैं, बट पालन आपको करना चाहिए, हर एक नियम कानून का जो है आपको जो फॉलो करके चलना चाहिए, ठीक। क्योंकि आपको ही बाद में प्रॉब्लम ना हो। और सीएससी से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हमें ध्यान देनी होती है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, हम अपने चैनल पर हमेशा बताते आ रहे हैं। नए भी हेल्दी हैं और सीएससी सेंटर से आपको सीखना चाहते हैं सीएससी सेंटर कैसे चलाना है, सीएससी सेंटर चलाने के लिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी होती हैं, उन सभी पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी और अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।